पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी आने लगी। अतः इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक सम्मेलन किए गए और कानून भी बनाए गए, जिसमें भारत सरकार द्वारा भी कई कानून बनाया गया, जिसमें से मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। सो गाइज, मैं हूँ वीर और आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित समस्त पहलुओं पर बात करेंगे और परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो है दूसरा नाम छत्रधारी कानून भी है। तो यदि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का दूसरा नाम पूछ ले एग्जाम में तो छत्रधारी कानून इसका जो है दूसरा नाम हो जाता है। 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है मिली। इस अधिनियम को जो है राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 23 मई 1986 को जो है इस अधिनियम को स्वीकृति दी गई तथा 19 नवंबर 1986 से यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति पूछता है तो 23 मई 1986 और इसकी लागू तिथि पूछ ले तो 19 नवंबर 1986 जो है इसकी लागू तिथि है। इस अधिनियम में 4 भाग एवं 26 धाराएं हैं। तो इस अधिनियम में कितने भाग हैं? 4 भाग और कितने धाराएं हैं? तो 26 धाराएं जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में असंगत औद्योगिकरण, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकरण, वैश्वीकरण, कृषि गतिविधि इत्यादि जो है शामिल किए गए हैं। दोस्तों जैसे जैसे ही औद्योगिकरण बढ़ा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है। अनियंत्रित जनसंख्या के कारण भी प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। आधुनिक औद्योगिकरण के कारण भी जो है पर्यावरण की समस्या बढ़ जाती है। वैश्वीकरण, विकास हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है आधुनिक चीज़ें आ रही हैं, पर्यावरण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। कृषि गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं पर्यावरण प्रदूषण में। जैसे झूमिंग के खेती के बारे में सुने हैं कि जंगले वगैरह काट दिए जाते हैं खेती करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण में आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे पर्यावरण की समस्या भी बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के किस उद्देश्य से बनाए गए हैं इसके बारे में भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाए गए हैं तथा पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान तैयार करना भी पर्यावरण संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए विधान अथवा कानून बनाने के लिए जो है यह अधिनियम जो है पारित किया गया है तथा मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को संकट से बचाने के लिए जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना जो है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य में क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना और पर्यावरण संरक्षण पर सामान्य विधान अथवा नियम बनाना, मानवों, जीवों, वनस्पतियों और संपत्तियों को संकट से बचाना जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य उद्देश्य में शामिल किया गया है। साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है।
दोस्तों अभी अभी हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। तो इस क्रम में मैं बताता चलूँ कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ये जो है ये पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इसके बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया में जो है पर्यावरण को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। इतनी जानकारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप लोग जान लीजिए। के नेतृत्व में वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कहाँ है तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार मानव पर्यावरण सम्मेलन किया गया। तो दोस्तों स्टॉकहोम एक ऐसा जगह है, ठीक है, वहाँ पर जो है पहली बार जो है मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है आयोजन किया गया और इस पर्यावरण संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो इस सम्मेलन की विशेषता क्या है तो इस सम्मेलन की विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है पहला बड़ा पर्यावरण सम्मेलन हुआ। इससे पहले दोस्तों कभी भी इतना बड़ा सम्मेलन नहीं हुआ है पर्यावरण से लेके पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से संबंधित विषय पर जो है ये एक पहला जो है बड़ा सम्मेलन हुआ है। स्टॉकहोम 1972 ईस्वी में जो है यह सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन की तिथि क्या है तो इस सम्मेलन की तिथि जो है 5 जून थी। तो 5 जून 1972 को जो है स्टॉकहोम में पहली बार बड़ा पर्यावरण सम्मेलन किया गया और इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है मनाने का निर्णय भी लिया गया। खैर वो तो अभी आएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है तो मानवीय पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार की विश्वव्यापी व्यवस्था करना। दोस्तों मानवीय पर्यावरण के संरक्षण अथवा सुधार के लिए जो है विश्वव्यापी जो है व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में की गई और यह जो है और इस दौरान जो है स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया, ठीक है। इसकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं तो इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो उपलब्धियां 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने की जो है निर्णय लिया गया। तो हर साल जो है 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। यह जो है स्टॉकहोम सम्मेलन से जो है प्रारंभ हुआ। 1972 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगभग सभी एग्जामों में हजारों बार पूछ चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिए। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि दुनिया के सभी देश, ठीक है, दुनिया के सभी देश अपने संविधान और कानून में, ठीक है, तो साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि दुनिया के सभी देश अपने संविधान और कानून में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था प्रदान करें तथा पर्यावरण को जीवन के अधिकार के साथ सम्मिलित करें, ठीक है। तो दोस्तों इस सम्मेलन में यह निर्देश दिया गया कि सभी देश अपने संविधान और कानून में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था प्रदान करेंगे तथा पर्यावरण को जीवन के अधिकार के साथ सम्मिलित करेंगे एवं पर्यावरण एवं पृथ्वी को बचाने के लिए भी कदम उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उसका मुख्य उपलब्धि है जिसे जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया। चूँकि इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था, ठीक है, इस सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था, आप लोग जानते होंगे, इसलिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं पृथ्वी को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए जो इस प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था
तो भारत का यह कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो कदम उठाए। और वो कदम क्या क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो 1972 में तो सम्मेलन हुआ है, उसी सम्मेलन के जस्ट बाद ही 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन के सम्मान के लिए जो है 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसमें वन्य जीवों की रक्षा जो है करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है हमारे संविधान में भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है व्यवस्था की गई। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी बारे में बात नहीं की गई थी। यह जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो है संविधान में अनुच्छेद जोड़े गए और पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय किए गए। तो इस संशोधन के माध्यम से क्या जोड़े गए तो देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण का प्रावधान किया गया और कहा गया कि पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी जो है सभी राज्यों की होगी। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो संविधान के भाग 14A में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 में जो है 51 के सब सेक्शन में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जिसमें 7वें नंबर पर जो है पर्यावरण से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 51AG के अंतर्गत एक कर्तव्य को भी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के संवर्धन अथवा संरक्षण के साथ साथ प्राणियों के साथ दया भाव भी रखा जाएगा। ठीक है, इस सम्मेलन में एक कर्तव्य को जोड़ा गया, इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया पर्यावरण के संवर्धन अथवा संरक्षण के साथ साथ प्राणियों के साथ दया का भाव भी रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद अगले क्रम में सम्मेलन आता है। तो इस सम्मेलन को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में, ठीक है, ये भी जो है संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके 20वें वर्षगांठ पर यानी 20 वर्ष बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में रियो डी जनेरिया, ठीक है, जो ब्राज़ील का एक बहुत ही अच्छा शहर है, में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में जो है रियो डी जनेरिया ब्राज़ील के शहर में किया गया, जिसमें वेहब बचाव का सिद्धांत दिया गया। तो दोस्तों वेहब बचाव के सिद्धांत को जो है कब कहाँ दिया गया तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो है वेहब बचाव सिद्धांत दिया गया। वेहब बचाव सिद्धांत क्या है तो वेहब का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो W से वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी का जो है बचाव किया जाएगा। इस सम्मेलन में यह जो है निर्णय लिया गया। अगले क्रम के सम्मेलन में आते हैं दोस्तों। अगले क्रम के सम्मेलन में क्या है तो अगले क्रम के सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल,
दोस्तों क्योटो जापान का एक प्रमुख शहर है और 1997 में क्योटो जापान में जलवायु सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो 1997 में जलवायु सम्मेलन हुआ कहाँ? क्योटो जापान में। तो ये सीधे पूछ लेता है कि जापान क्योटो कहाँ है, तो जापान में है। क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो जलवायु सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, जिसमें यह तय किया गया कि दुनिया के सभी विकसित देश, ठीक है, दुनिया के सभी विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करेंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक गर्माहट, ठीक है, वैश्विक गर्माहट कुछ मुख्य जो कुछ चुनिंदा गैसें होती हैं जिनके उत्सर्जन से जो है हमारा पर्यावरण जो है गर्म होता है, जिससे जो है वैश्विक गर्माहट बढ़ती है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे करके जो है बढ़ता रहता है। इस तापमान को कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में क्योटो जापान में जलवायु सम्मेलन के माध्यम से इसको नियंत्रित करने का जो है उपाय किया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल अर्थात जलवायु सम्मेलन क्योटो जापान में 1997 में किस लिए किया गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो है किया गया। तो जलवायु सम्मेलन क्योटो 1997 का मुख्य कार्य क्या था? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करना था। ठीक है, किया जा सके। और इस कटौती की समीक्षा, ठीक है, इस कटौती की समीक्षा, बढ़ते आगे, ठीक, इस कटौती की समीक्षा 2015 में होने वाले पेरिस सम्मेलन में करने का भी निर्णय किया गया। तो दोस्तों 2015 में जो है पेरिस सम्मेलन का आयोजन किया जाना था और इस सम्मेलन में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती का जो है वो समीक्षा 2015 के पेरिस सम्मेलन में किए जाने का निर्णय भी लिया गया। अब आते हैं दोस्तों पेरिस सम्मेलन। तो पेरिस सम्मेलन क्या है? क्लाइमेट चेंज अर्थात ग्लोबल वार्मिंग पर वर्ष 2015 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, पेरिस सम्मेलन, जिसे पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना गया, जिसमें भारत सहित दुनिया के 188 विकसित एवं विकासशील देशों ने पेरिस सम्मेलन को स्वीकार करते हुए, ठीक है, देशों ने भाग लिया और पेरिस सम्मेलन को स्वीकार करते हुए उसे अपने राज्य में भावी तरीके से लागू करने के लिए तैयार हुए। ठीक है दोस्तों, पेरिस सम्मेलन क्लाइमेट चेंज पर जो है आयोजित एक सम्मेलन है जो 2015 में पेरिस शहर में हुआ था, जिसमें भारत सहित 188 देशों ने भाग लिया और पेरिस सम्मेलन को जो है स्वीकार किया और उसे अपने राज्य अथवा देश में जो है भावी तरीके से लागू करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जून 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस सम्मेलन से अपने आप को अलग कर लिया अथवा अलग करने की जो है घोषणा की। तो 2017 में जून 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पेरिस सम्मेलन के जो है सिद्धांतों से अलग होने के लिए घोषणा की। और दोस्तों जब यह सम्मेलन हुआ था तो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, लेकिन 2016 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए, जो इस सम्मेलन को मान्य नहीं कर पा रहे थे और इस सम्मेलन से निकलने के लिए जो है उन्होंने प्रक्रिया जो है जारी की और यह प्रक्रिया जो है 4 नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो 2020 तक जो है ये पूर्ण रूप से इस सम्मेलन से बाहर हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से। ठीक, पर्यावरण संरक्षण में भारत का भी बहुत योगदान रहा है। तो भारत का योगदान क्या क्या रहा है?
तो इसके बारे में जानते हैं। भारत ने समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें जो निम्नलिखित है। तो भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य जो निम्नलिखित हैं उसके बारे में जानते हैं। 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, तो जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और 1974 में ही जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम भी पारित किया गया। तो जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम को कब पारित किया गया, तो 1974 ईस्वी में पारित किया गया। वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं निवारण अधिनियम लाया गया। तो वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं निवारण अधिनियम लाया गया। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। 1974 में जल प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम पारित किया गया। 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम एवं निवारण अधिनियम लाया गया और 1975 में उत्तर प्रदेश, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। तो 1975 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अब इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण धाराओं का जो है अध्ययन करेंगे और उस धाराओं में जो है क्या क्या बातें कही गई हैं और किस किस चीज़ का पालन करना है, इस सब बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो धारा 1 क्या कहता है, तो धारा 1 संक्षिप्त नाम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हो जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है और इसका प्रारंभ जो है कब है, तो 23 मई 1986 से इसका प्रारंभ हो गया था और इसकी लागू तिथि कब थी, तो 19 नवंबर 1986 से जो है ये लागू हो गया था पूरे देश में। ठीक है, इतना है। धारा 2 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित पदों की परिभाषा दी गई है। दोस्तों धारा 2 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित कुछ मुख्य पदों पर को जो परिभाषित किया गया है उसमें से कुछ प्रमुख को देख लेते हैं। तो धारा 2A में जो है क्या कहा गया, तो धारा 2A में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। तो यदि क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण को जो है संरक्षण अधिनियम में कि किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 2A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जल, वायु, भूमि तथा जल, भूमि तथा वायु, प्राणी तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत जो है कौन कौन आ जाते हैं, पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या जो है सम्मिलित किया गया है, तो इसमें जल है, वायु, भूमि तथा जल, भूमि तथा वायु, प्राणी तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जो है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों, यदि पर्यावरण की परिभाषा धारा के लिए धारा पूछता है तो धारा 2A हो जाता है। इन सभी का संरक्षण करना जो है, ठीक है दोस्तों, इन सभी का संरक्षण करना ही जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता क्या कहलाता है, जल, वायु, भूमि तथा जल, भूमि तथा वायु, प्राणी तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि को जो है संरक्षण करना ही जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता क्या कहलाता है, जल, वायु, भूमि तथा जल, भूमि तथा वायु, प्राणी तथा अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि को जो है संरक्षण प्रदान करने की क्रिया को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, और इस क्रम में जो है भारत सरकार द्वारा 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों यदि पूछ लेता है कि जैव विविधता अधिनियम किस सन में पारित किया गया है, तो जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में जो है पारित किया गया है।
अब आते हैं धारा 2B में क्या कहा गया है। तो धारा 2B क्या है, तो पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रदूषक है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो धारा 2B में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत ठोस द्रव्य तथा गैसीय पदार्थ आते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वो सभी पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। ये धारा 2B के अंतर्गत कहा गया है। धारा 2C में क्या कहा गया है, तो धारा 2 में किस चीज़ की परिभाषा है, तो धारा 2C में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा है। इसमें जो है पर्यावरण प्रदूषक सम्मिलित किया गया है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषक के माध्यम से जो है प्रदूषण फैलाने की क्रिया को जो है पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो धारा 2 में जो है पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है और पर्यावरण प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषक के माध्यम से प्रदूषण को फैलाने की क्रिया पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धारा 3 क्या कहता है, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार करने तथा उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को जो है शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के संरक्षण एवं उससे सुधार करने एवं उपाय करने के लिए जो शक्ति प्रदान की गई है वो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। यानी केंद्र सरकार को पूरी शक्ति के पास पूरी शक्ति है कि वो पर्यावरण से संरक्षण किसी भी अधिनियम को और आगे भी बना सकता है, कई प्रकार के नियम ला सकता है एवं उपाय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। संरक्षण करने हेतु सबसे बड़ी संस्था क्या है, तो संरक्षण करने हेतु सबसे बड़ी संस्था जो है वो NGT है, जो 5 मई 2010 को स्थापित की गई थी। तो NGT की स्थापना 5 मई 2010 को की गई थी। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है। NGT का पूरा नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। दोस्तों हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के होते हुए भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई, जो है सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के जो है बोझ को कम करता है। दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में जो है पर्यावरण से संबंधित जो है मामले जो है उसमें सुलझाए जाते हैं। ये भी समझ लीजिए एक कोर्ट की भांति ही काम करता है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों का जो है सुलह किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। धारा 4 क्या कहता है, सॉरी ये भारत लिखा गया है, धारा बना लीजिएगा। धारा 4 केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति और उसकी शक्ति के विषय में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो है अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, ये जो है धारा 4 में कहा गया है। और उन अधिकारियों की शक्ति का जो है के विषय में उल्लेख जो है धारा 4 में मिलता है। सीधी सी बात जानिए कि जो इस अधिनियम के तहत जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। धारा 5 क्या कहता है, तो केंद्र सरकार पर्यावरण से संबंधित किसी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा अधिकारी को लिखित निर्देश दे सकता है। तो लिखित निर्देश जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लिखित निर्देश जो है किसी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा अधिकारी को जो है दे सकता है। इसका उल्लेख जो है धारा 5 में किया गया है। दोस्तों कोई व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है या कोई संस्था पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो उस संस्था के प्राधिकारी अथवा अधिकारी को जो है लिखित रूप से जो है निर्देश दे सकता है केंद्र सरकार। या कोई व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है तो वो उसे भी जो है लिखित निर्देश दे सकता है, कौन, केंद्र सरकार। ये धारा 5 के अंतर्गत कहा गया है। धारा 6 क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण का विनियमन करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो वो केंद्र सरकार के पास है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का विनियमन करने के लिए जो शक्ति प्रदान की गई है वो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है।
धारा 7 क्या कहता है, इसके तहत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को फैक्ट्रियां अथवा उद्योग धंधे मानने के लिए बाध्य होंगे। तो धारा 7 के अंतर्गत जो है फैक्ट्रियों अथवा उद्योगों को जो है भारत सरकार के तहत जो है बनाए गए नियमों को पालन करना होगा, वो बाध्यकारी होंगे। धारा 12, ठीक है, धारा 12 में क्या कहता है, इसके तहत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित, ठीक है, ये स्थापित कर लीजिए, स्थापित की जाएंगी। तो धारा 12 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इस समय वर्ष 1958 में स्थापित नीरी, ठीक है, नीरी भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है जो नागपुर में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कौन है, तो नीरी है। कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। नीरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी का फुल फॉर्म आप लोग अवश्य ही याद रखिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नागपुर में स्थित है, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। और इसका फुल फॉर्म नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। धारा 13, इसके तहत प्रयोगशालाओं में केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण विश्लेषकों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों जो प्रयोगशालाएं हैं जैसे नीरी, ठीक है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, इसमें जो है पर्यावरण विश्लेषक जो है मुख्य रूप से जो है इसमें नियुक्त किए जाएंगे। वो नियुक्ति कौन करेगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। पर्यावरण विश्लेषकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। यह किस धारा में है, तो धारा 13 के अंतर्गत यह बात कही गई है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। धारा 14 क्या कहता है, इसके तहत सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी पर्यावरण विश्लेषक के द्वारा जो है रिपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, वो न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये धारा के 4 के अंतर्गत, धारा 14 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो इसके अंतर्गत सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट को जो है साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 15 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों कोई भी नियम है आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख रुपए जुर्माना या, ठीक है, इसको या बना लीजिए, 5 वर्ष की सजा या दोनों एक साथ हो सकती है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1 लाख का जुर्माना या 5 वर्ष की सजा या एक साथ इसे दोनों प्रभावित किया जा सकता है। तो यह धारा, इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो धारा 15 में किया गया है। यदि दोबारा उल्लंघन करता है तो, ठीक है, तो कारावास क्या हो जाता है, तो 7 वर्ष का कारावास हो जाता है बढ़ के। यदि वही व्यक्ति दोबारा उल्लंघन कर दे, ठीक है, तो उसकी सजा बढ़कर जो है अगली बार 7 वर्ष हो जाएगी। धारा 16 क्या कहता है, कंपनियों द्वारा अपराध किया जाना दंडनीय है, ठीक है। यदि कंपनियां कोई अपराध करता है, इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के से संबंधित कोई अपराध करता है तो वो दंड का भागी होगा। यह धारा 16 के माध्यम से जो है कहा गया है। धारा 19 क्या कहता है, अपराध का संज्ञान, ठीक है, अपराध का संज्ञान से क्या मतलब है, पर्यावरण का नुकसान करने वाला है, ठीक है। अपराध का संज्ञान अर्थात पर्यावरण का नुकसान करने वाले भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जो है मामले को संज्ञान में लिया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा जो है पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों, ठीक है, अपराध का संज्ञान जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मामले को संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है, लिया जाएगा। और इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से, ठीक है, इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से मामले को न्यायालय में ले जाया जाएगा, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित अधिकारियों के द्वारा जो है कोई भी मामला है उसे संज्ञान में लिया जाएगा और उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से जो है उस मामले के संज्ञान को जो है न्यायालय तक ले जाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात कहाँ कही गई है? तो यह बात जो है धारा 19 के तहत कही गई है। धारा 22 क्या कहता है? तो पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई सिर्फ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। तो धारा 22 जो है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई सिर्फ उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों धारा 25 क्या कहता है? केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान जो है वो धारा 25 के अंतर्गत कहा गया है किया गया है। तो केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति कहाँ है? तो धारा 25 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।